मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है। नावल खातून ने अपने हैंड बैग से निकाला ही था। उस खातून के साथ बैठे हुए लड़के के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट अटक की। उसने खातून की तरफ देखा जो हिजाब में थी। हाथों पर उसने बारीक कपड़े के काले दस्ताने चढ़ा रखे थे। चेहरे पर निकाब था, सिर्फ उसकी सियाह गहरी आंखें नजर आ रही थी। खातून की नजरें नावल के पहुंच पर लफ्जों का ताक़ुब कर रही थी। वो लड़का उठा और वाशरूम की तरफ चल दिया। वो 25 साल का पुरकशिश लड़का था, जिसकी रंगत गोरी और कद काठ मुतवस्सत था। रोशन पेशानी के ऊपर हल्का सा मेहराब था जो अक्सर लंबे सियाह बालों के नीचे छुपा रहता था। काली सियाह आंखों में अक्सर वाव बेशतर लाली रहती। उस लड़के ने वाशरूम की तरफ जाते हुए बिजनेस क्लास के दूसरे मुसाफिरों पर वाजिबी सी निगाह डाली, जिनमें से काफी सारे लंच करने के बाद नींद की आगोश में थे। इस जहाज ने लंदन के हेथरो एयरपोर्ट से लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। वो लड़का वापस आकर अपनी सीट पर बैठने लगा तो बैठने से पहले उसने फिर से नावल पढ़ती हुई खातून को बगौर देखा। उस खातून की उम्र 35 के आसपास थी। वो अपनी धुन में मगन नावल पढ़ रही थी। वो नौजवान सोना चाहता था, पर उसे नावल पढ़ती हुई खातून की लाइट से उलझन हो रही थी। पायलट ने मुसाफिरों के आराम को मलहूज खातिर रखते हुए रूटीन में जलने वाली काफी सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी। खातून ने नावल के अगले सफ़े को बड़े सलीके से पलटा। लड़के की नज़र उसके हाथों पर थी, जिसका अंदाजा खातून को हो चुका था। लड़के की बेचैनी भी उसने भान पर ली थी। भाई, आपको मेरी वजह से कोई परेशानी है? खातून ने नफीस आवाज के साथ पूछा था। खातून का लबो लहजा और तर्जी तकलम निहायत उम्दा था। थोड़ी सी रोशनी में भी मेरी नींद उड़ जाती है। लड़के ने संजीदगी से अपनी परेशानी बयान कर दी। खातून के रुखसार पर मीठी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने बाएं हाथ में नावल संभाला और दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से लाइट का बटन ऑफ कर दिया। मेरे ख्याल में तो नींद का ताल्लुक दिल के सुकून से है। दिल मुतमईन हो तो कहीं भी नींद आ जाती है। खातून ने लाइट ऑफ करने के बाद नौजवान के चेहरे का जायजा लेते हुए अपनी राय दी थी। किसी के मिजाज का ताल्लुक सुकून या बेसुकूनी से नहीं होता। मैं बड़ा मुतमईन और परसुकून हूँ। नौजवान ने भी खातून की तरफ बगौर देखकर जवाब दिया। खातून के होंठों पर नौजवान की बात सुनकर फिर से हल्का सा तबस्सुम आया था। भाई, मैंने आपकी बात नहीं की थी, खैर आप आराम करो। खातून ने सीट की पूछत के साथ टेक लगाई और खुली आंखों से ऊपर देखने लगी। नावल उसने अपनी गोद में रख लिया था। इससे पहले पिछले 6 घंटों की मुसाफत के दौरान उन दोनों ने तारुफी मुस्कुराहट के साथ सिर्फ हाय, हेलो, सलाम, दुआ, थैंक्स और शुक्रिया ही एक दूसरे से कहा था। खातून की गोद में पड़े हुए नावल ने एक दफा फिर से नौजवान की तवज्जो हासिल कर ली थी। आप भी इस तरह के नावल्स पढ़ती हैं? नौजवान ने सोने की बजाय सवाल पूछ लिया। खातून उसकी आवाज पर चौंकी और उसकी तरफ देखकर पूछा, किस तरह के मतलब? मैं समझी नहीं। अब की बार खातून के चेहरे पर संजीदगी थी। राजिस्टों में किस्तवार छपने वाले नावल्स जिनका कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वक्त का जिया। नौजवान ने 2 टोक खुद ही तबसरा कर दिया। आप नहीं पढ़ते ऐसे बेमकसद नावल्स? खातून ने सवालिया नजरों से पूछा ही था। नौजवान ने हल्का सा कहकहा लगा दिया। वो और जोर से हंसता अगर उसे दूसरे मुसाफिरों की नींद का ख्याल न होता। एक बात थी, वो दोनों धीमे सरों में अपनी बात कर रहे थे। मैंने तो बाजला को भी सख्ती से मना कर दिया है, खबरदार जो ऐसे नावल्स पढ़े। बाजला आपकी शरीक हयात है? खातून ने होले से पूछा। मैंने अभी शादी नहीं की, नौजवान ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। बहन है? खातून ने अंदाजा लगाया। नौजवान ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, बहन तो नहीं है। हाँ, बहन जैसी जरूर है। खातून ने सुन तो हल्का सा मुस्कुराई, फिर से टेक लगाई और ऊपर देखने लगी।
लड़के ने हिजाब के बावजूद उसकी दबी दबी मुस्कुराहट देख ली थी। आप मेरी बात पर मुस्कुराई क्यों? नौजवान ने कुछ खफगी से पूछा। गहरी नजर है आपकी, पर्दे के पीछे वाली मुस्कुराहट भी देख लेते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। लड़के के रोखे लहजे पर खातून ने उसे देखा, फिर संजीदगी से कहने लगी, देखो भाई, रिश्ते जैसा जैसी की बैसखीव के सहारे नहीं चल सकते। बहन सिर्फ और सिर्फ बहन होती है, बहन जैसी नहीं होती। हम अक्सर कहते हैं ये मेरी बहन जैसी है, वो खातून मेरी माँ जैसी है। आप मेरे बाप जैसे हो। तुम मेरे बेटे जैसे हो। कभी कोई मर्द ये नहीं कहता। मैं उस खातून को अपनी बीवी जैसा ही समझता हूँ। आपने कभी भी किसी खातून के मुंह से ये नहीं सुना होगा। मैं उस मर्द को अपने शौहर जैसा ही समझती हूँ। अब आपने तय करना है बाज़ला आपकी बहन है या नहीं है। जैसी को बीच में से निकाल दो। वैसे तो मैं जल्दी हार नहीं मानता, बहुत जिद्दी हूँ, पर आपकी बात दिल को लगी। मैं इकरार करता हूँ बाज़ला मेरी बहन है। दोनों के होंठों ने मुस्कुराहट का मजा लूटा। वो लड़का इस सारी गुफ्तगू के दौरान पहली बार मुस्कुराया था। आप तो फौरन रिश्ता बना लेती हैं। आप कब से मुझे भाई कह रही हैं? भाई मुझे कहाँ आते हैं रिश्ते बनाना। खातून ने अपनी गोद पर पड़े हुए नावल पर ऐसे हाथ फेरा जैसे वो कोई मुकद्दस चीज हो उसकी नजर में। इसके बाद खातून ने अपने पहलू में पड़े हुए हैंड बैग में वो नावल रख दिया। लड़के ने इस सारे अमल को बड़े गौर से देखा तो दिल की बात जबान पर ले आया। लगता है आपको इस नावल से खास लगाव है। खातून ने बगैर तामुल के कहा। कोई खास वजह? ये मेरी ही कहानी है, खातून ने नजरें झुकाए ही कह दिया। बाज़ला की भी इस नावल को पढ़ने के बाद आप जैसी ही राय थी। कहने लगी, भाई ये नावल पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरी ही कहानी हो। नमल हैदर उसकी पसंदीदा राइटर है। बाज़ला के पास इस राइटर के सारे नावल मौजूद हैं। लड़का बड़े ज़ौक़ व शौक़ से बाज़ला की बातें खातून को सुन रहा था। हालांकि वो चर्ब ज़बान बिल्कुल भी नहीं था। नमल हैदर आपकी बहन बाज़ला की तो पसंदीदा राइटर है, और आपकी? खातून ने इश्तियाक से पूछा। बिजनेसमैन हूँ। शेर व शायरी और अदब से बिल्कुल लगाव नहीं है। किताबें पढ़ता जरूर हूँ मगर ये फजूल पसंद की नहीं। उर्दू अदब और शेर व शायरी को आप फजूल समझते हैं? यस, हमारा सारा अदब सिर्फ दो लफ्जों के गर्द घूमता है, मोहब्बत और इश्क। जहाँ तक शायरी की बात है वो हजर और दर्द के सहारे चल रही है। दूसरे राइटर्स की अभी बात नहीं करते, आप नमल हैदर को ही ले लें, सारे के सारे नावल मोहब्बत पर ही लिख डाले। खातून गौर से लड़के की बातें सुन रही थी। आप नमल हैदर के खिलाफ हैं या मोहब्बत के? खातून ने शाइस्तगी से पूछा। दोनों के। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज है जिसका सहारा लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा दिया जाता है। लड़के ने तल्खी से जवाब दिया। खातून उसके जज्बातीपन से लुत्फानंदोज हो रही थी। मोहब्बत की मुखालफत तो समझ आ गई। आपके बकौल मोहब्बत धोखे का सबब बनती है। नमल हैदर के क्यों खिलाफ हो? खातून ने बड़े मजे से पूछा। वो ख्याली किरदार तख्लीक करके मोहब्बत की वकालत करती रहती है। लड़के ने किसी जिद्दी बच्चे की तरह जवाब दिया। नमल हैदर ने सिर्फ वो किरदार तख्लीक किए हैं जो हमारे इर्द गिर्द मुआशरे में मौजूद हैं। वो किरदारों को सोचती नहीं है बल्कि देखती है। जो उसे दिखाई देता है वो वैसे ही लिख देती है। खातून ने यकीने कामिल से कहा। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप नमल हैदर को जानती हैं। मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है। वही नावल है ना जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे की खातिर जान दे देते हैं। जी हाँ। इम्पॉसिबल उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, याद आया। अक्ल सलीम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। ये बात मेरी समझ से तो बाहर है, लड़का जज्बाती अंदाज में बोला। जो समझ में आ जाए वो बात कहलाती है, जो ना आए उसे मोहब्बत कहते हैं। खातून ने किसी दानिश्वर की तरह जवाब दिया।
वो कुछ तौक़ुफ़ के बाद दोबारा गोया हुई। माँ की ममता को आप कैसे समझ सकते हैं? उसने अजीब नजरों से खातून की तरफ देखा और कुछ देर देखता रहा, फिर एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बेल बजाई। एयर होस्टेस आई, लड़के ने उससे पानी मंगवाया। वो पानी लाई। लड़के ने एक ही सांस में सारा पानी खत्म किया था। आपने जवाब नहीं दिया। खातून ने सवालिया नजरों से लड़के की तरफ देखा। वो गर्दन झुकाए हुए था और उसकी नजरें मुड़गशत कर रही थी। माँ की ममता को छोड़ी, आप ये बताएं नमल हैदर को कैसे जानती हैं? लड़के ने शोरी तौर पर बात गोल कर दी थी। खातून ने जांचती नजरों से उसकी तरफ देखा और कुछ सोच में पड़ गई। चंद लम्हों के बाद कहनेगी, मेरा मानना है कि राइटर की तहरीरें उसकी शख्सियत की अक्कासी करती हैं। मैं नमल हैदर को उसकी तहरीरों के तौसत से जानती हूँ। माफ कीजिएगा, आपकी नमल हैदर खुद भी एक करेक्टर ही हैं। लड़के ने फिर से अपनी राय दे दी। वो कैसे? खातून ने उजलत में पूछा। देखिए ना, सोशल मीडिया के दौर में इतनी बैकवर्ड है, टेलीविजन पर नहीं आती, कोई तस्वीर नहीं है उसकी। बाजला बेचारी गूगल पर सर्च करती रहती है। वो उसकी निजी जिंदगी है, जैसे चाहे गुजारे। खातून ने संजीदगी से जवाब दिया। वो तनस से मुस्कुरा दिया। मोहब्बत पर लिखने वाली मोहब्बत को नहीं समझती, उसे चाहिए लोगों से मिले। लोग उसे टेलीविजन पर देखना चाहते हैं, उसकी बातें सुनना चाहते हैं, उसके साथ तस्वीरें बनवाना चाहते हैं। लोग मोहब्बत करते हैं उससे। मोहब्बत में देखने की शर्त नहीं होती। वो अपने चाहने वालों से जो कहना चाहती है, अपने नावलों में लिख देती है। ये मोहब्बत की एक अलग और मुख्तलिफ सूरत है। मोहब्बत, मुझे नफरत है मोहब्बत से। लड़का दांत पीसते हुए बोला। उसने अपने दिल का गुबार निकाल लिया था। खातून ने शुगुफ्तगी से उसके शाने पर अपना हाथ रखा और शाइस्तगी से कहने लगी, देखो भाई, मोहब्बत से इतनी नफरत मत करो। अगर ये जालिम हो गई तो ये कि जो इसके जितना खिलाफ होता है, ये उससे उतने ही तवाफ करवाती है अपने हुजूर। खातून ने नसीहत की तर्ज पर अपना नुक्ता नजर पेश किया। लड़के ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें मौनद लीं। कुछ पल दोनों अतराफ खामोशी रही। हम बगैर तारुफ के घंटा भर से बातें किए जा रहे हैं। मैं मुजम्मिल बेग, एक्सपोर्टर हूँ। लेदर गडज और ट्रैक सूट की फ्रांस, जर्मनी और यूके एक्सपोर्ट करता हूँ। लाहौर में 2 फैक्ट्रियाँ हैं। मैं नमल हैदर राइटर हूँ, कई नावल लिख चुकी हूँ। नमल ने मुजम्मिल के अंदाज में ही खुद का तारुफ करवाया। मुजम्मिल बेग हैरत में मुब्तला था। वो घंटा भर से जिस खातून की मुखालफत कर रहा था, वो उसके साथ ही बैठी थी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मेरा मतलब वो, मुजम्मिल बेग ने रुक रुक कर कहा। देखो भाई, आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी, अब मेरी सुनो। आपने कहा था, किसी के मिजाज का ताल्लुक सुकून या बेसुकूनी से नहीं होता। मैं बड़ा मुतमईन और पुरसुकून हूँ। अगर तबीयत में मोहब्बत हो तो सुकून चेहरे से ही नजर आ जाता है, उसे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपने ये भी कहा था कि नमल हैदर करेक्टर है। मेरा मानना है हर राइटर पहले खुद एक करेक्टर होता है, तभी तो वो मुआशरे में बिखरे किरदारों को जल्दी पहचान लेता है, क्योंकि वो उसके कबीले ही से होते हैं। मैंने आपको भी पहचान लिया है। आप भी करेक्टर हैं। आपकी कहानी यकीनन बहुत अलग और मुख्तलिफ होगी, पर अभी अधूरी है। आप मोहब्बत और नफरत की वादियों के दरमियान खुद को खोज रहे हैं। जब आप मोहब्बत की मंजिल पा लोगे तो मुझे फोन करना, तब मैं आप पर भी नावल लिखूंगी। मेरे नावल मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है के किरदारों पर भी आपको इतिराज था। आपके ख्याल में वो किरदार ख्याली हैं, हकीकत में ऐसा थोड़ी होता है। रफत और रमीज को मैंने खुद अपनी आंखों से देखकर लिखा था, सिर्फ उनके नाम तब्दील किए थे, बाकी सब कुछ हकीकत ही था। नमल हैदर ने बड़े सलीके से बात की थी।
मुजम्मिल बेग ने उसकी बात को पूरी तवज्जो दी। नमल हैदर ने अपने हैंड बैग से अपना लेडीज वॉलेट निकाला, उसमें से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर मुजम्मिल बेग को थमा दिया, जो उसने चुपचाप ही थाम लिया। नमल हैदर सलीके से फिर बोल पड़ी, मैं आपको डाइजेस्टों में छपने वाले दर्जनों नावल्स के नाम बता सकती हूँ जिनको पढ़कर हजारों अफराद की जिंदगियों में तब्दीली आई है। जिस तहरीर को पढ़कर भटके हुए रास्ते पर आ जाएं उसे वक्त का ज़िया कहना नाइंसाफी ही होगी। आपने ये भी कहा था कि नमल हैदर मोहब्बत की वकालत करती रहती है। मुजम्मिल भाई, मैं कौन होती हूँ मोहब्बत की वकालत करने वाली? मोहब्बत तो खुद ही वकील है, और जिसकी वकील खुद मोहब्बत हो वो खुद ये में खुद को फेल हो जाता है। नमल हैदर ने फसाहत से सारी बात की थी। उस वक्त मुजम्मिल के रुख रोशन पर कई सारी उलझनों का बसेरा था। वो ज़हनी तौर पर उस वक्त मोहब्बत और नफरत की दरमियानी खलीज पर खड़ा था। नमल हैदर ने उसके चेहरे के तासुरात देखे तो मुस्कुराई और मीठी आवाज में कहने लगी, मुजम्मिल भाई, आखिरी बात माँ का जिक्र होते ही आपके चेहरे के खदोखाल तब्दील हो गए थे। ऐसा क्यों था? मैं ये तो नहीं पूछूंगी, आपका निजी मामला है। चंद दिन पहले एक नए राइटर का नावल पढ़ने का मौका मिला। उसने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी थी, माँ जैसी भी हो जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना देती है। हसीन इत्तेफाक है आपका नाम मीम से शुरू होता है। माँ और मोहब्बत भी मीम से ही है। मुझसे एक दफा एक फैन ने ईमेल के जरिए पूछा, नमल आपी मोहब्बत का मतलब तो बताएं। मैं चंद दिन सोचती रही, फिर मुझे जवाब मिल गया। मोहब्बत का मतलब है माँ और माँ का मतलब है मोहब्बत। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। हिफाजती बेल्ट बांध लीजिए और कुर्सी की पुष्ट सीधी कर ले। एयर होस्टेस ने नमल हैदर की हिकमत से भरी बातों का सिलसिला तोड़ा था। जहाज की लैंडिंग के बाद मुजम्मिल ने नमल हैदर का हैंड कैरी कैबिन से निकाल कर उसके हवाले किया था। नमल हैदर ने मशकूर निगाहों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुजम्मिल भाई, कोई बात नागवार गुजरी हो तो माजरत ख्वाह हूँ। मुजम्मिल बेटा, क्या बात है? जब से आए हो कुछ उलझे उलझे से हो। मुमताज बेगम ने हलीमी से पूछा। दादू, कई घंटे की फ्लाइट थी, बस थकावट है और कुछ नहीं, आप परेशान ना हो। मुजम्मिल ने बात टालते हुए जवाब दिया, ठीक है, तुम जाके आराम करो, कल बारात के साथ भी तुमने जाना है। मुमताज बेगम ने लम्हा भर की ताखीर किए बगैर कहा था। मुजम्मिल ने सुना तो उसने शिकायती नजरों से अपनी दादी को देखा। दादी के चेहरे पर संजीदगी बढ़ गई। मुजम्मिल बेटा, मैं बिल्किस से वादा कर चुकी हूँ कि मुजम्मिल बारात के साथ जरूर जाएगा। उस बेचारी का मान रह जाएगा। दादू, आप कुछ ज्यादा ही मासी बिल्किस पर मेहरबान हैं। मुजम्मिल ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। बिल्किस का तुझ पर बड़ा एहसान है। मुजम्मिल बेटा, मुझ पर एहसान? वो किया? मुजम्मिल ने हैरत और तजस्सुस से कहा। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, वक्त आने पर, मुमताज बेगम ने घायल आवाज के साथ कहा। मुजम्मिल के चेहरे पर कई सवाल बिखर गए। मुमताज बेगम ने देखा तो जल्दी से मुस्कुराते हुए बात बदली। तुम बेटी पर मेहरबान हो, मैं उसकी मां पर। बाजला कहाँ है? नजर नहीं आई। मुजम्मिल ने पूछा। तुम्हारे लिए रिशीन सैलड बनाने गई है, मुमताज बेगम ने बताया। दादू, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आप खाना वहीं भिजवा दीजिएगा। मुजम्मिल ये कहते हुए खड़ा हो गया। अब तक खाना तुम्हारे रूम में लग चुका होगा, मुमताज बेगम ने यकीन के साथ कहा। हैश भाई, इस्लाम अलैकुम, बाजला ने मुजम्मिल को देखते ही कह दिया, जो अपने बेडरूम में दाखिल हुआ था। बाजला बेडरूम में डिस्टिंग कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, मुजम्मिल ने संजीदगी से जवाब दिया। उसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और वाशरूम में घुस गया। वो वाशरूम से निकला तो बाजला भी टराली के साथ कमरे में वारिद हुई।
बाज़ला ने टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया था। मुजम्मिल शीशे के सामने बालों में ब्रश करने में मसरूफ था। भाई, डिनर इज रेडी, बाज़ला ने स्टाइल से सेंट्रल टेबल की तरफ इशारा करते हुए इत्तला दी। भाई, आज मैंने आपके लिए फ्रूट चाट की जगह रिशीन सैलड बनाया है। मैंने डाइजेस्ट में रेसिपी पढ़ी थी। डाइजेस्ट का नाम सुनते ही मुजम्मिल ने अजीब नजरों से बाज़ला की तरफ देखा। बाज़ला ने अपनी जबान दांतों तले दबाई और चौड़े निगाहों से इधर उधर देखने लगी। मुजम्मिल ने सोफे पर बैठने के बाद सबसे पहले रिशीन सैलड ही अपनी प्लेट में डाला और खाने लगा। वो खामोशी से खा रहा था और बाज़ला मुजरिमों की तरह उसके सामने खड़ी थी। भाई, सच कहूँ मैंने पिछले 6 माह से कोई नावल कोई डाइजेस्ट नहीं खरीदा। हाँ, वादा खिलाफी जरूर की है। कॉलेज में सहेलियों से लेकर जरूर पढ़ लेती हूँ। आज आपसे पक्का वादा करती हूँ, जब तक डॉक्टर नहीं बन जाती कोई नावल नहीं पढ़ूंगी, चाहे वो नमल आपी का ही क्यों ना हो। नमल का नाम सुनकर मुजम्मिल ने गर्दन उठाकर बाज़ला की तरफ देखा। उसने दिल में सोचा, बाज़ला को नमल हैदर के मुतालिक बताता हूँ। वो अभी सोच ही रहा था। बाज़ला फिट से बोल पड़ी, सूरी भाई, मुझे पता है आप मेरे लिए ही कहते हो, आइंदा नमल आपी का जिक्र भी नहीं करूंगी। आपकी कसम, बाज़ला ने बड़ी मासूमियत से कसम उठाई थी। मुजम्मिल उसके भोलेपन पर मुस्कुरा दिया। बाज़ला ने मुजम्मिल की मुस्कुराहट का फायदा उठाया और जल्दी से फरमाइश कर दी। भाई, एक रेकुसट थी, बाज़ला ने डरते डरते कहा। मुजम्मिल ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा और अपने अबरों से बोलने का इशारा किया। पुलाव भी खाए ना। बाज़ला ने बात बदल दी। मुजम्मिल ने जांचती निगाह उस पर डाली और कहने लगा, असल बात बताओ, आप भी बासित भाई की बारात के साथ चले ना। अमी ने सारे मिराज के में मशहूर कर दिया है कि हमारा सेठ भी बारात के साथ आएगा। सेठ, मुजम्मिल ने सेठ सुनकर अजीब सा मुंह बनाया था। अमी ने मिराज के में सब लोगों को आपका नाम सेठ साहब ही बताया है। अगर आप ना गए तो सारे शरीके में अमी की नाक कट जाएगी। बाज़ला, यू नो, मैं शादियों में नहीं जाता, मुजम्मिल ने हतमी अंदाज में कहा। भाई, आई नो, आप मुझे बहन जैसी समझते हैं ना, प्लीज मेरी खातिर ही सही। बाज़ला ने मुदबाना गुजारिश की थी। आपने तय करना है बाज़ला आपकी बहन है या नहीं। जैसी को बीच में से निकाल दो। नमल हैदर के अल्फाज मुजम्मिल के कानों में गूंजे। मुजम्मिल ने चश्म उल्फत से बाज़ला को देखा, फिर कहने लगा, तुम बहन जैसी नहीं, बल्कि तुम मेरी बहन हो। है तो बहुत मुश्किल, फिर भी मैं बारात के साथ जरूर जाऊंगा। बाज़ला के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। थैंक्स मुजम्मिल भाई। हैश मुजम्मिल गाड़ी पार्क करने के बाद बेजार सा अपनी गाड़ी से उतरा। बारात शादी हाल के बैरूनी दरवाजे तक पहुंच गई थी। दुल्हन की सहेलियों ने बासित का गुलाब की पत्तियों से स्वागत किया था। मासी बिल्किस अपने बेटे के वारी वारी जा रही थी। बाज़ला कभी अपने भाई की तरफ देखती और कभी मुड़कर मुजम्मिल की तरफ देखती, जो बाराती की तरफ आ रहा था। है तो डिफ एंड डम, पर है खूबसूरत, इशाल ने सरगोशी के अंदाज में माहम के कान में कहा। ये भी, हाय अल्लाह, माहम ने धीमे लहजे से कहा। वो मुजम्मिल को देख रही थी। उसे इशाल की बात सुनकर इंतहाई दुख हुआ था। बड़ा हौसला है बेनिश का, जो एक गूंगे बहरे बंदे से शादी कर रही है। शमाल ने नाक चढ़ाते हुए सितारा से कहा। बाज़ला ने ये बात सुन ली थी। बारात शादी हाल में दाखिल हो चुकी थी। बाज़ला बैरूनी दरवाजे पर मुजम्मिल का इंतजार कर रही थी। ये जेम्स बॉनेट कौन है? सितारा ने जल्दी से शमाल के कान में पूछा। इससे पहले कि वो उसे कोई जवाब देती, इशाल ने सदा लगाई। हेलो मुजम्मिल बेग। मुजम्मिल ने अजनबी नजरों के साथ इशाल की तरफ देखा, फिर चंद लम्हे सोचकर बोला, हेलो, और बाज़ला की तरफ बढ़ गया। माहम ने जोर से कहनी इशाल को मारते हुए कहा। ये तो बोलता है, मैंने कब कहा ये गूंगा है? इशाल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया।
बाज़ला और मुज़म्मिल भी शादी हाल में दाखिल हो चुके थे। बाज़ला ने इधर उधर देखा और एक कोने में मुज़म्मिल को ले जाकर बोली, भाई, आप प्लीज रुखसती तक बासित भाई के साथ ही रहिए। हमारे रिश्तेदार और यहाँ के लोग बड़े अजीब से हैं। डोंट वरी बाज़ला, मुज़म्मिल ने शफकत से बाज़ला के कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी और दौल्हे के स्टेज की तरफ चल दिया। ब्राइड लाम रूम के बाहर से माहम और इशाल उसे देख रही थी तो दूसरी तरफ हाल की दरमियानी पार्टीशन से खवातीन की तरफ जाने वाले दरवाजे के पास से सितारा और शमाल उस पर नजरें जमाए हुई थी। मुज़म्मिल जाकर बासित के बराबर में बैठ गया। मैंने तुमसे पूछा था ये जेम्स बॉन्ड कौन है? सितारा ने शमाल से एक एक लफ्ज पर जोर देकर फिर सवाल किया। ये दौल्हे का बास है, बहुत अमीर है, मैंने सुना है शादी का सारा खर्चा इसी ने किया है। शमाल ने मुज़म्मिल को चश्म हसरत से देखते हुए सितारा को बताया। दूसरी तरफ इशाल ने सीना तान कर माहम को खबर दी। ये हमारा रेल्टो है। माहम ने शक्की मुस्कुराहट से इशाल को देखते हुए कहा। चल झूठी, रेल्टो और तमधारा आई सिवियर। इशाल ने यकीन दिलाने की कोशिश की, फिर भी माहम के मुखड़े पर बेयकीनी ही थी। करता किया है? माहम ने संजीदगी से पूछा। अपता बता रहे थे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इशाल ने जवाब दिया। हकीम चचा आ गए, माहम ने उजलत में कहा और साथ ही ब्राइडल रूम में घुस गई। इशाल ने भी जल्दी से उसकी तकलीद की। इसके बरकस शमाल और सितारा अपनी जगह पर ही खड़ी रही। हकीम आकिल अंसारी के हाथ में रजिस्टर था। वो दौल्हे के स्टेज की तरफ जा रहे थे। उनके साथ दुल्हन का बाप और उसके चंद करीबी अजीज व अकारिब भी थे। बाज़ला फिक्रमंदी से हाल की पार्टीशन वाली जगह सितारा और शमाल से थोड़ी दूर खड़ी थी, जहां एक तरफ खवातीन बैठी हुई थी और दूसरी तरफ मर्द हजरात थे। नन्ही सी उम्र और इतनी फिक्रमंदी। बाज़ला सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और डॉक्टर बनना चाहती है। वो अपने चश्मे के ऊपर से देख रही थी जैसे कोई बुरा हालात व वाक़यात देख रहा हो। निकाह शुरू करो, किफ़ायत हसीन दुल्हन के बाप ने देसी अंदाज में कहा। उसका कहना हुक्म या इजाज़त के ज़मरे में नहीं आता था। मुज़म्मिल ने दौल्हे बासित की तरफ देखकर उसे इशारों से समझाया। बासित ने सर को हाँ में जुम्बिश दी। जी बसम अल्लाह करे, मुज़म्मिल ने हकीम साहब की तरफ देखते हुए जवाब दिया। हक महर कितना होगा? दुल्हन के बाप ने यकलखत पूछा। मुज़म्मिल ने बासित की तरफ देखा। अचानक उसकी नज़र बाज़ला पर पड़ी। उसने खड़े होकर बाज़ला को हाथ के इशारे से स्टेज की तरफ बुलाया। बाज़ला तेज तेज कदमों के साथ स्टेज की तरफ आई। बाज़ला पास आई तो मुज़म्मिल बोला, बाज़ला, ये पूछ रहे हैं, हक महर कितना होगा? वही शरी। बाज़ला ने जल्दी से जवाब दिया। हक महर शरी नहीं होगा, बल्कि 5 लाख होगा। किफ़ायत ने हतमी अंदाज में फैसला सुनाया। खालो जी, मैंने आपसे पूछा था। आपने तो उस वक्त जवाब दिया था वही शरी। बाज़ला ने शिकायती अंदाज में किफ़ायत से कहा। अब भी मैं ही कह रहा हूँ। किफ़ायत ने सीना तन कर जवाब दिया जैसे अपना हक मांग रहा हो। मुज़म्मिल को उसका अंदाज और रवैया पसंद ना आया था। उसने बड़े इत्मीनान से पूछा, हक महर किया है? किफ़ायत को किसी ऐसे सवाल की तवक्को ना थी।
उसने परेशानी से हकीम साहब की तरफ देखा जैसे उनसे मदद मांग रहा हो। हक महर औरत का हक है। शरीयत ने उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं की। हकीम साहब ने अपना नुक्ता नजर पेश किया। इसीलिए तो मैं भी 5 लाख कह रहा हूँ। किफायत फिर से जोश में बोला। बाज़ला ने बेचारगी से मुजम्मिल की तरफ देखा जो पहले ही से बाज़ला को देख रहा था। बासित सुन तो नहीं पा रहा था, लेकिन अपने खालों के चेहरे के तासुरात देख रहा था। उसने इशारों से बाज़ला से पूछा कि खालो क्या बोल रहा है। बाज़ला ने उसे सारी बात समझाई। बासित ने मुजम्मिल को बाजू से पकड़कर हिलाया और इशारों से कहा क्या बात करो। हक महर मुजिल होगा या गैर मुजिल? मुजम्मिल ने किफायत से पूछा। क्या होगा? किफायत ने हैरानी से हकीम साहब की तरफ देखा। हकीम साहब के बोलने से पहले ही मुजम्मिल फिर बोल पड़ा। मुजिल मतलब मौका पर अदा कर देना, और गैर मुजिल बाद में अदा करना। फर्ज करें मैं 5 लाख अभी अदा कर देता हूँ, तो वो आपकी बेटी को मिलेगा, आपको हरगज नहीं, और आपकी बेटी निकाह के बाद हमारे साथ जाएगी। उसमें आपका तो कोई फायदा नहीं होगा। मोहतरम, हक महर औरत की इज्जत अफजाई है, उसकी तकरीम है। इस रिश्ते को कायम रखने की शर्त नहीं। शादी शर्तों पर नहीं की जाती और न ही शर्तों पर चलती है। मौलवी साहब आप निकाह शुरू करें। हक महर 40,000 होगा। मुजम्मिल ने किफायत को समझाने के साथ साथ अपना फैसला भी सुना दिया। किफायत ने एक बार फिर हकीम साहब की तरफ देखा जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। किफायत ने हकीम साहब से एक तरफ चलने की अर्ज की, जो उन्होंने मान ली। चंद मिनट हकीम साहब से मशावरत के बाद उसने कहा, हकीम साहब आप निकाह पढ़वा दो। निकाह हो गया। मुजम्मिल ने 40,000 निकाल कर हकीम साहब को थमा दिए कि वो दुल्हन के हवाले कर सकें। हकीम साहब ब्राइडल रूम की तरफ चले गए। मुबारक हो की बेशुमार अजीब वाओ गरीब आवाजें हाल में गूंज उठी। दौल्हे को गले मिलने और मुबारकबाद ये देने का सिलसिला शुरू हो गया। मुजम्मिल ने स्टेज से उतरने में ही आफियत जानी। बाज़ला ने मशकूर निगाहों से मुजम्मिल की तरफ देखा और औरतों की तरफ चल दी। उसकी माँ बिल्किस पहले ही से औरतों वाली साइड पर थी। वो अपनी बचपन की सहेलियों और रिश्तेदार औरतों के साथ मगन थी। हकीम साहब ने दुल्हन बेनिश को निकाह पढ़ाया, उसे हक महर दिया और ब्राइडल रूम से निकल आए। मुबारक हो बेनिश, माहम ने गले लगते हुए कहा। वाह जी वाह, तमधारी तो लॉटरी लग गई। तमधारा हसबीनट हैनडसुम भी है, साथ साथ डिफेंड डम भी। इशाल बगैर सोचे समझे बोले जा रही थी। माहम ने उसे चटक की काटी और चुप रहने का सिग्नल दिया, मगर इशाल कहाँ टलने वाली थी। मेरा मतलब है, ये दोनों क्लैश से बच जाएंगे। ना वो कुछ बोलेगा और ना ही सुनेगा। बेनिश तमधारी पसंद वाकई लाजवाब है। दूल्हा भाई दिखने में तो बहुत ही अच्छे हैं। माहम ने इशाल को चुप करवाते हुए कहा। बासित है ही बहुत अच्छे। बेनिश ने शर्माते हुए दिल की बात कह दी। ओए हुए, अभी से तारीफें। इशाल को एक बार फिर बात करने का मौका मिल गया। खाना खुल गया है। चंद आवाजें बुलंद हुआ, फिर चिरागों में रोशनी न रही। आंखों को खाने के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। दुल्हन और उसकी सहेलियों का खाना ब्राइडल रूम में पहुंचा दिया गया था। दुल्हन की तो भूख ही उड़ गई थी। उसकी सहेलियों के साथ इशाल भी खाने में मसरूफ थी। माहम वाशरूम गई थी, मगर लौटी ना थी। इशाल खाना खाते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद कह देती, माहम का वाशरूम ही लंबा हो गया है। माहम हाल के उस हिस्से में झांक रही थी जहां मर्द हजरात खाना खा रहे थे। उसकी नजरें किसी को खोज रही थी। नजरों की खोज का सफर जारी था, फिर अचानक नजरों को अपनी मंजिल नजर आ गई। मुजम्मिल वाशरूम से निकल रहा था।
वो खाने वाली साइड पर जाने की बजाय हाल के बैरूनी दरवाजे की तरफ चल दिया। माहम ने देखा तो वो एक सुतून के पीछे हो गई ताकि मुजम्मिल को नजर ना आ सके। मुजम्मिल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कदमों को किसी की आवाज ने रोका था। भाई, भाई, बाज़ला तेज तेज चलती हुई उसकी तरफ आई। मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, बाज़ला ने फूली हुई सांस के साथ कहा। क्यों, खैरियत तो है? वो आपकी गाड़ी में बड़े वाला सूटकेस है, वो निकालना था, बाज़ला ने फोन करने की वजह बताई। ये लो गाड़ी की चाबी, हनीफ खाना खा ले तो उसे कह देना वो निकाल देगा, मुजम्मिल ने बाज़ला को गाड़ी की चाबी थमाते हुए कहा। खाना तो बहुत मजेदार है, तो जाओ खाना खाओ। आपने क्यों नहीं खाया, बाज़ला ने गिला करते हुए पूछा। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ शाबाश और खाना खाओ। आप जा कहाँ रहे हैं? नमाज के लिए, ज़हर का वक्त खत्म होने वाला है, नमाज की जगह तो यहाँ भी है, बाज़ला ने इत्तला दी। यहाँ बहुत शोर है, मुजम्मिल ने बेजारी से जवाब दिया। भाई, मैं समझ सकती हूँ, प्लीज थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें, प्लीज मेरी खातिर। ओके, नो प्रॉब्लम, मुजम्मिल ने एक जेंटलमैन की तरह जवाब दिया और चल दिया। भाई, चाय की तलब हो रही होगी ना? मुजम्मिल के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई बाज़ला की बात सुनकर। भाई, रस्मी शुरू होने वाली हैं, जल्दी आ जाइएगा, बाज़ला ने पीछे से आवाज लगाई। कॉल कर लेना, मुजम्मिल ने चलते चलते बाज़ला को देखे बगैर कहा। वो अपना मोबाइल कोट की पॉकेट से निकाल कर देखने लगा जिस पर काफी सारी मास कॉल्स थी, जिनमें से 3 बाज़ला के नंबर से भी आई थी। मुजम्मिल का मोबाइल साइलेंट मोड पर था। मुजम्मिल शादी हाल के बाहर खड़ा अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेबों में डाले हुए इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। जीटी रोड की दूसरी जानिब उसे मेन सड़क से अंदर जाती हुई एक छोटी सड़क पर एक छोटी सी मस्जिद नजर आ गई। मुजम्मिल ने अपनी वाइट मर्सिडीज की तरफ देखा, जो कि दुल्हन ही की तरह सजी हुई थी। उसने पैंट की जेब से हाथ निकालकर अपने कोट की पॉकेट में डाला। उसे याद आया चाबी तो उसने बाज़ला को दे दी है। कुछ देर सोचने के बाद मुजम्मिल ने पैदल ही जीटी रोड क्रॉस किया और सड़क की दूसरी तरफ पहुंच गया। शादी हाल के बैरूनी दरवाजे से आगे, पहले जहां मुजम्मिल खड़ा था अब उसी जगह माहम खड़ी थी। सड़क की दूसरी तरफ मेन जीटी रोड पर सिर्फ सराम्स की बंद पड़ी फैक्ट्री और मीम गर्ल्स हाई स्कूल था। मीम गर्ल्स हाई स्कूल, मुजम्मिल ने साइन बोर्ड पर लिखे हुए अल्फाज मुंह में हैरत से दोहराए। फैक्ट्री और स्कूल के दरमियान जीटी रोड से एक छोटी सड़क मिराज के गांव तक जा रही थी। उसी सड़क पर फैक्ट्री की मस्जिद थी, जिसका एक दरवाजा फैक्ट्री के अहाते की तरफ खुलता था। उस दरवाजे पर एक जंगज़दा ताला पड़ा हुआ था। दूसरा दरवाजा छोटी सड़क की तरफ था। मस्जिद के उसी दरवाजे के सामने और स्कूल के पीछे एक मखरूती छतों वाला 2 मंजिला मकान था, जिसके दरवाजे और खिड़कियां पुरानी तर्ज की थी। खिड़कियों पर पीछे लोहे की सलाखें और आगे लकड़ी के तख्ते थे। मस्जिद के उसी दरवाजे के साथ आकिल दवाखाना और इसके साथ हकीम आकिल अंसारी का घर। फैक्ट्री के पीछे 8-10 घर और भी थे। इसके बरकस जिस तरफ मिलन शादी हाल था उस तरफ काफी रौनक थी। शादी हाल के आजू बाजू बहुत सी दुकानें थी। मुजम्मिल मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। माहम वहीं खड़ी हुई उसे अंदर जाते हुए देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इशाल ने एकदम से कहा। मैं यहाँ, हाँ, वो अंदर घटन सी महसूस हो रही थी, इसलिए हुआ खोरी के लिए यहाँ आ गई। माहम ने बतीसी निकालते हुए वजह बयान की। खाने से पेट भरता है, हुआ से नहीं, चलो मेरे साथ और खाना खाओ। जल्दी करो वरना शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी, इशाल ने हकमी अंदाज में कहा। मुझे भूख नहीं, मेरे सर में भी दर्द है, माहम ने बोझल होकर जवाब दिया। वो इशाल से जान छुड़ाना चाहती थी। तुम ऐसा करो, अंदर जाओ,
मैं दवाई खा कर आती हूँ, माहम ने अपने घर की तरफ जाते हुए कहा। इशाल ने उसकी कलाई पकड़ी और तशवीशी अंदाज में बोली, वाह जी वाह, माहम चौधरी, ये सर दर्द वाले सिम्टम्स तो नहीं हैं? अंदर की बात बताओ। अंदर की बात, तुम भी कमाल करती हो। तुम जाओ, मैं आती हूँ। माहम ने अपनी कलाई उल्फत से छुड़वाई और मोहब्बत से इशाल के रुखसार पर अपना दायां हाथ रखा। इशाल कुछ सोचते हुए हाल के अंदर चली गई और माहम अपने घर की तरफ। हैश मुजम्मिल ज़हर की नमाज से फारिग हुआ तो मस्जिद और गिरदोनवा का जायजा लेने लगा। उसने फैक्ट्री के अहाते में खलने वाले दरवाजे को गौर से देखा, जिस पर ताला लगा हुआ था। साहब, तुम क्या देख रहे हो? ये लो चाय पियो। गुलाब खान ने चाय वाली ट्रे हाथ से बनी सफ पर रख दी और फिर से कहने लगा, तुम चाय पियो, में वजू करके आता है। मुजम्मिल ने कुछ अजीब सी नजरों से गुलाब को देखा जो सिक्योरिटी गार्ड के यूनिफॉर्म में था। मुजम्मिल ने चाय तब कपों में डाली जब गुलाब वजू करके लूटा। गुलाब ने मुजम्मिल की तरफ देखकर कहा, साहब, हम सामने वाले स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है। ये चाय हेड मास्टर महमूद साहब के घर से आया है। हमको मालूम है तुम बारात के साथ आया है। खाना खाते हुए हमने देखा था तुम्हें। गुलाब ने अच्छी खासी तफसील मुजम्मिल को दे दी थी, जो चाय पीने के लिए काफी थी। मुजम्मिल ने चाय का पहला घूंट लिया। वेरी नाइस, ये तीसरा कप किसके लिए है? मुजम्मिल ने चाय की तारीफ के साथ ट्रे में पड़े तीसरे कप के मुताल्लिक पूछ लिया। अपना हकीम साहब के लिए, गुलाब ने चाय का घूंट भरते हुए बताया। हकीम साहब, जुमरू ने बेनिश बेटी का निकाह पढ़वाया था। अच्छा, वो मौलवी साहब? वो मौलवी नहीं है, वो तो हकीम है। इस मस्जिद का मौलवी तनख्वाह न मिलने की वजह से यहाँ से चला गया है। हकीम साहब जमात भी करवा देता है और निकाह भी पढ़वा देता है और पैसे भी नहीं लेता। गुलाब ने चाय का कप ट्रे में रखते हुए अपनी बात पूरी की। ये फैक्ट्री क्यों बंद है? मुजम्मिल ने चाय का आखिरी घूंट पीते हुए सवाल किया। सेठ का मरने के बाद उसके बच्चों ने फैक्ट्री चलाने की बजाय जायदाद की तकसीम पर झगड़ा शुरू कर दिया। इस फैक्ट्री का अदालत में केस चल रहा है। मैं पहले इसी फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड था। साहब, अजान का वक्त हो गया है। गुलाब ने उठते हुए कहा। फिर वो मस्जिद के अंदर चला गया और अजान पढ़ना शुरू कर दी। अजान के दौरान ही हकीम साहब मस्जिद में दाखिल हुए और मुजम्मिल की तरफ देखा। 2 पीस पहने हुए गोरी रंगत वाला एक नौजवान सफ पर बैठा था। अजान के थोड़ी देर बाद गुलाब बाहर सहन में आया। हकीम साहब, अंदर या बाहर? गुलाब ने हकीम साहब से पूछा। बाहर ही ठीक है। क्यों मुजम्मिल बेग साहब? गुलाब, यही मसला ले आओ। हकीम साहब ने दिसंबर की धूप की कद्र की। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मुजम्मिल ने हैरानी से पूछा। बेग साहब, बड़े आदमी से पहले उसका चर्चा पहुंच जाता है। आप बासित के सेठ हो? 2 फैक्ट्रियों के मालिक हैं। मॉडल टाउन लाहौर में रहते हो? हकीम साहब, जमात का वक्त हो गया है। महताब ने उकामत कही और हकीम साहब ने जमात करवाई। 3 अफराद ने बाजमात नमाज अदा की। गुलाब ने दुआ मांगी और मस्जिद से जाते हुए कहा, हकीम साहब, तमधारा चाय थर्मास में है, याद से पी लेना। हकीम साहब के चाय पीने के दौरान मुजम्मिल से बातों में मशगूल रहे। मुजम्मिल ने बातों के दौरान अपना मोबाइल देखा जिस पर बाजला की काफी सारी मास कॉल्स थी। मुझे इजाजत दे। मुजम्मिल ने हकीम साहब से इजाजत ली और बाजला को रिंग बैक की। वो बात करते करते मस्जिद से निकला। जब वो मस्जिद की सीढ़ियां उतर रहा था, उसकी नजर सामने वाले घर की दूसरी मंजिल पर पड़ी। माहम चौधरी लोहे की सलाखों के पीछे खिड़की में खड़ी हुई उसे ही देख रही थी। दोनों की नजरों ने लम्हों में सदियों का सफर तय कर लिया था। माहम खिड़की से पीछे हट गई और मुजम्मिल शादी हाल की तरफ बढ़ गया। सिर्फ एक नजर उन दोनों ने एक दूसरे
को देखा था। हैश हैश ये माहम कहाँ मर गई है। इशाल एड़ियां उठा उठा कर इधर उधर देख रही थी। उसने माहम को कॉल भी की थी, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो इसलिए कि माहम का मोबाइल उसकी छोटी बहन मोमना के पास था। दुल्हन की सहेलियों ने बासित का घटना 1 जनवरी से बांधा हुआ था। सब रस्मों में सितारा और शमाल पेश थी। मुजम्मिल हाल में दाखिल हुआ। बाज़ला ने देखा तो वो मुजम्मिल की तरफ लपकी। मुजम्मिल भाई, ये रस्मी तो हमें कनगाल कर देंगी। बाज़ला ने जल्दी से अपना दुखड़ा सुना दिया। इनकी लीडर कौन है? मुजम्मिल ने बाज़ला के कान में होले से पूछा। बाज़ला ने शमाल की तरफ इशारा करते हुए बताया, जिसने रेड चोली पहनी है और सर पर जोड़ा बनाया है, कमीनियू। दूध पलाई की तरह 10 पर ही राजी मत हो जाना, इस बार पूरे 20,000 लेने हैं। शमाल ने अपना इरादा बताया। मुजम्मिल लड़कियों की तरफ चल पड़ा। सब लड़कियां शोर मचा रही थी। 20,000, 20,000। मुजम्मिल ने होले से चलते चलते शमाल के कान के पास आकर कहा, हुस्न की मलका, रुपए मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। शमाल ने सुना तो उसका चेहरा सुर्ख गुलाब की तरह खुशी से लाल हो गया। तारीफ का जादू सर चढ़ कर बोला। शमाल को बार बार मुजम्मिल के अल्फाज सुनाई दे रहे थे। तारीफी जुमले ने चेहरे पर तो असर किया ही था, साथ साथ शमाल की जबान भी बंद कर दी थी। अब उसकी आंखें मुजम्मिल पर ही मरकूज थीं और वो जबान का काम आंखों ही से ले रही थी। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मैदान जंग में दुश्मन फौज की रानी को कत्ल कर दिया जाए। अब मुजम्मिल बासित के पास खड़ा था। उसने सब लड़कियों की तरफ एक नजर डाली, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखें जी, जिस तरह खुशबू की जगह बदबू नहीं ले सकती, अखलाक की जगह बदअखलाकी नहीं हो सकती, बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत की जगह दौलत कभी नहीं ले सकती। आप लोगों ने बासित को मोहब्बत से खरीद लिया है। उसकी बारात को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि इस बारात के साथ आया हुआ हर फर्द इस उल्फत को सारी जिंदगी याद रखेगा। आपके खुलूस, आपकी मोहब्बत और मेहमान नवाजी की कीमत तो अदा नहीं की जा सकती। हम तो आपकी मोहब्बतों का कर्ज उतार नहीं सकते। क्यों मास? मैंने ठीक कहा ना? मुजम्मिल ने उंगली के इशारे से तकरीर के आखिर में शमाल को एक बार फिर मुखातब किया। शमाल पर दूसरी ज़र्ब लगी। रानी के गुरूर को तारीफ की तलवार ने ख्यालों की वादी में हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था। जी आप सुर्ख चोली वाली। मुजम्मिल ने मुबालगा भी दूर कर दिया। माहम भी हाल में दबे पांवान पहुंची। वो आकर इशाल की बगल में खड़ी हो गई थी। शमाल गुमसुम आगे बढ़ी और अपनी सहेलियों को पीछे हटाते हुए बासित के कदमों के पास बैठी, फिर वो चौनरी खोलकर खड़ी हो गई। शमाल ने वो चनरी मुजम्मिल को ऐसे पेश की जैसे हथियार डाले जाते हैं। चौनरी देते हुए शमाल ने जानबूझकर मुजम्मिल के हाथ को मस किया। दोनों के हाथों के ऊपर चनरी थी, इसलिए किसी के देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अलबत्ता शमाल का ये यौटरन सब ने देखा भी और नोट भी किया। उल्लू की पठी, सितारा ने दांत पेसते हुए मुंह में कहा। शैतान ना हो तो, एक कोने से दुल्हन की सहेली बोली। इशाल ने इस सीन से नजर हटाई तो अपनी बगल में माहम को पाया। उसने सारी कहानी पर तबसरा करने की बजाय खाली उसी सीन पर अपनी राय दी। तेरी होने वाली ननद को तो मेरे रेलटो ने क्लीन बुलेट कर दिया है। इशाल के पूरे जुमले में सिर्फ माहम को तेरी होने वाली ननद याद रहा। माहम मोहब्बत की मिराज का रास्ता छोड़कर मिराज के गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़ी थी, जिसकी मंजिल शमाल का बड़ा भाई चौधरी शमून था। रुखसती का वक्त आन पहुंचा। बेनिश ने खुशी के साथ बासित के हक में फैसला दिया था। अब वो अपने पिया के घर जा रही थी। इस दौरान मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। मुजम्मिल ने बाज़ला को बताया कि वो हाल ही में नमाज वाली जगह पर नमाज पढ़कर आता है।
जब वो नमाज पढ़ कर लौट रहा था, उसी लम्हे माहम अपनी सहेली इशाल की कलाई थामे वाशरूम से लौट रही थी। वो जल्दी से जल्दी रुखसती वाली जगह पर पहुंचना चाहती थी। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसकी टक्कर मुजम्मिल से हो गई। माहम आगे थी और इशाल पीछे। माहम जमीन पर गिर जाती अगर मुजम्मिल के मजबूत बाजू उसे थाम न लेते। वो गिरने से तो बच गई, लेकिन उसके दाएं हाथ की सारी हरी चूड़ियां टूट गईं, जिसकी वजह से उसकी कलाई पर काफी सारी खराशें आ गई थी। इशाल ने अपना मोबाइल निकाला। मुजम्मिल के बाजुओं के सहारे माहम लटकी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को करीब से जी भर के देखा। इशाल उन दोनों को कैमरे की आंख से देख रही थी। चंद मिनट के बाद इशाल ही बोली, मुजम्मिल, थैंक्स, दरअसल गलती हमारी थी। तुम कौन हो? पहले भी तुमने मुझे ऐसे बुलाया था, जैसे जानती हो। जानती तो हूँ, वो भी बचपन से। खैर छोड़ो वो बातें। मैं इशाल अंसारी, ये मेरी दोस्त माहम चौधरी। माहम को इशाल की बातें सुनकर होश आया कि वो तो मुजम्मिल की बानहू में है। उसने जल्दी से अपनी हरी फराक और चूड़ीदार पाजामा दुरुस्त किया और शर्माते हुए आगे की तरफ बढ़ गई। मुजम्मिल ने आगे बढ़ती हुई माहम को दूर तक जाते हुए देखा। इसके बाद मुजम्मिल ने टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े उठाए, इन्हें रुमाल में रखा और चल दिया। वो नजर नहीं आ रहा। शमाल ने गर्दन उठाकर इधर उधर देखते हुए कहा, जिसने तमधारा फ्यूज उड़ा था? सितारा ने शरारती अंदाज से पूछा। हाँ, वही, शमाल ने बेताब होकर जवाब दिया। नजर तो मुझे भी नहीं आ रहा। अरे वो रहा। अरे ये क्या? हाथ में तस्बीह, सितारा ने मासूमियत से कहा। अब तो उसने कोट की जेब में डाल ली है। क्रिकेट मैच की कमेंटरी छोड़ो और दुल्हन की कार की तरफ चलो। वो उसी तरफ ही जा रहा है। दुल्हन की नहीं, उसकी खुद की कार है। शमाल ने संजीदगी से इत्तला दी। हाँ, खुद की कार की तरफ ही जा रहा है। तुम यहाँ से तो चलो। दूल्हा दुल्हन गाड़ी में बैठ चुके थे। बिल्किस बीबी अपने बेटे और बहू के साथ पिछली सीट पर बैठी थी। मुजम्मिल बैग का दूसरा ड्राइवर हनीफ सफेद मर्सिडीज मिलन शादी हाल के सामने ही ले आया था। बाजला और हनीफ बाहर खड़े हुए मुजम्मिल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मुजम्मिल आया, हनीफ ने दरवाजा खोला। मुजम्मिल कार में बैठने लगा। उसी समय उसको सीढ़ियों से ऊपर शादी हाल के मेन दरवाजे से कुछ आगे माहम खड़ी हुई नजर आई। माहम का बायां हाथ उसकी दाईं कलाई पर था, जिस पर चंद खराशें आई थी। माहम की भूरी बिल्ली जैसी आंखें उदास थी। इसके बरकस शमाल की आंखों में चमक थी। इशाल ने एक नजर माहम को देखा, फिर शमाल पर नजर डाली और आखिर में कार ड्राइव करते हुए मुजम्मिल को देखा। कार इशाल के पास से गुजर कर गई थी। बदर हसीन खास मुलाजिम था मुमताज बेगम का। उसने मुमताज बेगम के लिए चलाई हुई गोली अपने सीने पर खाई थी। मुमताज बेगम ने बदर हसीन की कुर्बानी को याद रखा और उसकी बीवी और 2 बच्चों बासित और बाजला को अपने घर के पिछले हिस्से में जगह दी। इसके साथ साथ वो तीनों मुलाजिमों से कुछ ज्यादा थे। इसीलिए मुमताज बेगम के कहने पर शादी का सारा खर्चा मुजम्मिल बेग ने उठाया था। बदर हसीन और बिल्किस बीबी आपस में चचाजाद भी थे। बिल्किस बीबी का मैका और ससुराल मिराज के गांव में ही था। बासित और बेनिश आपस में खालाजाद थे, जिनकी मंगनी उनके पैदा होते ही तय पाई थी। तब किसी को पता नहीं था कि बासित गूंगा और बहरा है। बासित देखने में हसीन वाव जमील था। उसकी निस्बत बेनिशाम सी शक्ल वाव सूरत की देहाती लड़की थी। चंद साल बाद ही ये मंगनी टूट गई थी, जब बेनिश के घर वालों को बासित की माजूरी का पता चला था। बेनिश और बासित ने जवानी की दहलीज पर कदम रखे ही थे। उन्हीं दिनों मिराज के गांव में एक शादी के दौरान बेनिश ने बासित को देखा तो वो बासित को दिल दे बैठी। बेनिश ने अपनी माँ से कहा कि वो अपने बचपन के मंगेतर ही से शादी करेगी। बेनिश की 4 छोटी बहनें भी थीं और घर के हालात भी अच्छे नहीं थे।
اس کے برعکس باسط کی اچھی خاصی ڈرائیور کی نوکری تھی۔ اس کی ماں اور بہن کو بھی ممتاز بیگم بہت کچھ دیتی رہتی تھی۔ بلقیس جب بھی معراج کے جاتی وہ اپنی شاہانہ زندگی کا خوب پرچار کرتی، جس کا اثر یہ ہوا کہ بینش کے گھر والے بھی اس رشتے پر رضامند ہو گئے۔ بلقیس کی ساری رشتے داری معراج کے گاؤں میں ہی تھی، اس لیے بارات کے چند افراد مزمل کی فیکٹری کے ملازم ہی تھے، جن سب کو باسط نے ہی دعوت دی تھی۔ باذلہ کو ویسے ہی اپنے رشتہ داروں سے چڑ تھی، جس وجہ سے اس نے اپنی کسی سہیلی کو اپنے بھائی کی شادی میں دعوت ہی نہیں دی تھی۔ مزمل بیگ کو شور شرابہ پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے زیادہ ملازم نہیں رکھے تھے، 2 سیکیورٹی گارڈ اور گھر کے کاموں کے لیے ایک ماسی۔ ممتاز بیگم کے سارے کام بلقیس کے ذمے تھے اور باذلہ مزمل کا خیال رکھتی تھی۔ کام والی ماسی صبح آتی اور گھر کے سارے کام کر کے شام کو واپس چلی جاتی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان، باذلہ، مزمل نے بزنس فائل پڑھتے ہوئے کہا۔ باذلہ کمرے میں چائے لے کر داخل ہوئی، اس نے چائے کی ٹرالی مزمل کے بیڈ کے ساتھ لگا دی۔ مزمل بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے فائل پڑھ رہا تھا، کمبل اس کی ٹانگوں پر تھا، فائل اس کے ہاتھ میں اور نظریں فائل پر جمی ہوئی تھی۔ شکریہ، باذلہ، اس نے باذلہ کو بغیر دیکھے ہی کہا۔ بھائی، بیٹھ جاؤ، باذلہ ہولے سے بولی۔ کوئی کام ہے؟ مزمل اسی تال میں پھر بولا۔ نہیں، بس آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، باذلہ نے رک رک کر کہا۔ مزمل نے اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ کیوں؟ آپ میرے کہنے پر بارات کے ساتھ چلے گئے۔ مجھے پتا ہے آپ ہلا گلا پسند نہیں کرتے، زیادہ بولتے بھی نہیں ہیں، پر آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا، آپ نے تو آج تقریر ہی کر دی۔ باذلہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے نظریں جھکائے ہوئے بول رہی تھی۔ تقریر کب؟ مزمل نے دلچسپی سے پوچھا۔ جب آپ نے دیکھی جی کہہ کر لڑکیوں کو مخاطب کیا تھا۔ پھر شمال کو ماس کہا۔ باذلہ بے وقوف تنقید کی بجائے تعریف سے مرتا ہے۔ اب تم جاؤ آرام کرو اور شادی کے بعد اپنی اسٹڈی پر توجہ دو۔ میٹرک پاس تم کر نہیں سکی اور خواب مزمل بیگ کے دیکھ رہی ہو۔ ستارہ اپنی سہیلی شمال کو موبائل پر کھری کھری سن رہی تھی۔ اس نے مجھے حسن کی ملکہ کہا تھا، شمال کھوئی ہوئی بولی۔ کانے کو بھی کانا کہو تو وہ برا مان جاتا ہے، اس نے تمہیں الو بنایا تھا، ملکہ عالیہ، ستارہ نے بڑی شائستگی سے سچائی بتائی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، شمال نے موبائل پر اپنے دل کا حال سنایا۔ وہ تو تمہیں اکثر ہی ہو جاتی ہے، محبت تو اندھی ہوتی ہے، تم تو اندھی مت بنو، کہاں وہ اور کہاں تم، کیا کمی ہے مجھ میں؟ خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، 2 مربع زمین خالی میرے نام ہے۔ شمال نے لگے ہاتھ اپنی صورت، قابلیت اور حیثیت بیان کر دی۔ موبائل کی دوسری طرف سے ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ دانت کیوں نکال رہی ہو؟ کیا میں نے جھوٹ کہا ہے؟ شمال نے خفگی کا اظہار کیا۔ نہیں، ایسا کب کہا میں نے؟ خوبصورت تو تم ہو، آج دلہن سے زیادہ بناؤ سنگھار کیا تھا تم نے، 4 دفعہ میٹرک کا امتحان دینا سمجھو تو بیچلر آف آرٹس کے برابر ہی ہے۔ جہاں تک 2 مربعوں کی بات ہے تو وہ بھی سچ کہا تم نے، لیکن مسئلہ یہ ہے یہ باہر کے پڑھے لکھے لوگ سیب اور گاجر کا مربع نہیں کھاتے۔ فون بند کرو، لگتا ہے ابتا اور لالا شمون ملک وال سے آ گئے ہیں۔ شمال نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ باسط خوشی سے جھومتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بینش دلہن بنی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ باسط نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کی کنڈی لگائی اور آ کر بینش کے پہلو میں بیٹھ گیا، دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں عروج پر تھی۔ باسط نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ بینش کی ٹھوڑی اٹھائی، بینش نے سہمی مسکراہٹ سے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ دونوں کافی دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔
बासित को कुछ और समझ नहीं आया तो उसने जल्दी से साइड टेबल के नीचे वाले खाने से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला और खोलकर बेनिश के सामने पेश कर दिया। उसमें एक लॉकेट था जिस पर इंग्लिश में बेनिश लिखा हुआ था। मुजम्मिल साहब ने खरीद कर दिया है, बेनिश ने धीमी और सहमी आवाज में हाथ के इशारों के साथ रुक रुक कर पूछा। बासित को उसकी बात समझ आई गई थी। खुद खरीदा है, तुम्हारे लिए, बासित ने हाथों के इशारे से बड़े फख्र से बताया था। कितने तोले का है? बेनिश ने हसरत भरी निगाहों से हार पर हाथ रखने के बाद इशारों में पूछा था। 3 तोले, बासित ने हाथ के इशारों के बाद अपनी 3 उंगलियों को हवा में लहराया, कहीं बेनिश मुगालते में न रह जाए। इतने पैसे कहाँ से आए? बेनिश ने हाथ के इशारों के साथ धीमी आवाज में पूछा। बासित देखकर मुस्कुराया और इशारे करके समझाने लगा। फैक्ट्री में कमिटी डाली थी, वो निकली है। कमिटी कितने की थी? बेनिश इस बार बगैर इशारों के ही बोल पड़ी। बासित को बस उसके होंठ हलते हुए नजर आए थे। उसने कुछ देर सोचा, फिर वो लॉकेट बॉक्स से निकाला और बेनिश के गले में खुद ही पहना दिया। फिर उसने बेड के साथ पड़े हुए मेज की तरफ देखा जिस पर खाने की बेशुमार अशिया मौजूद थी। उसने 2 कपों में गर्म दूध डाला जिसमें खुश्क मेवा जात की भरमार थी। बेनिश का सारा खौफ दूर हो गया था। बासित भी पर इत्मीनान था। दूध खत्म करने के बाद उसने कप मेज पर रखे। बेनिश से इशारों में पूछा कि वो कुछ खाएगी। बेनिश ने मिठाई वाली प्लेट की तरफ इशारा किया। बासित ने मिठाई की प्लेट उठाई और बेनिश को पेश की। बेनिश ने एक गुलाब जामुन उठाया और बासित के मुंह में डाला। बासित ने आध गुलाब जामुन खाया, बाकी आधा बेनिश ने खुद खा लिया। बासित उठा और कमरे की बत्ती बुझा दी। अभी बत्ती बजी ही थी, बेनिश का मोबाइल जल उठा। उसने तकिए के पास से अपना मोबाइल उठाया। मोबाइल पर शमाल का नाम रोशन हुआ। बेनिश ने गुस्से से अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। हैश मोबाइल की बेल मुसलसल हो रही थी। माहम ने लकड़ी के जाए नमाज पर मसला समेटा और बेड पर पड़े मोबाइल को उठाया। इशाल की कॉल थी। तुम अभी तक सोई नहीं? माहम ने कॉल रिसीव करते ही कह दिया। नो किम, हारिस की कॉल थी, मैनचेस्टर से। इशाल ने रोमांटिक अंदाज में अपनी लट को बल देते हुए ना सोने की वजह बताई। कब से फोन कर रही हूँ। वेयर हैव यू बीन? मैं नमाज पढ़ रही थी। इशाल, तुम भी हद ही कर देती हो, एक दफा कॉल रिसीव नहीं की तो समझो कुछ मसरूफियत होगी। सूरी, मुझे आइडिया नहीं था तुम नमाज पढ़ रही हो। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। तुम्हारा जख्म कैसा है? इशाल ने शरारती अंदाज में पूछा। कौन से जख्म? जो चूड़ियां टूटने से तुम्हारी कलाई पर हवा था। मामूली सी खराशें हैं, जख्म थोड़ी ना है। माहम ने अपनी कलाई की तरफ देखते हुए मीठी मुस्कुराहट के साथ बताया। माहम चौधरी, ऐसी खराशें बाद में घाव बिन जाती हैं। अरे जाओ जाओ, घाव बिन जाती हैं, माहम ने बेपरवाही से जवाब दिया। तस्वीरें देखी जो मैंने व्हाट्सएप की थी। इशाल ने इश्तियाक से पूछा। नहीं तो देखो, जल्दी देखो, इशाल ने जोर देकर कहा। चंद मिनट मोबाइल के दोनों अतराफ खामोशी रही। माहम मोबाइल पर अपनी और मुजम्मिल की तस्वीरें देख रही थी और इशाल ख्याल की आंखों से माहम को देख रही थी। कैसी है? इशाल की आवाज से माहम तस्वीरों से हकीकत में वापस आई। इशाल, अभी के अभी ये सारी तस्वीरें अपने मोबाइल से डिलीट करो। माहम ने सख्ती के साथ इशाल को हुक्म दिया था। तुम्हें सेंड करने के बाद पहला काम यही किया था। हारिस की कसम, इशाल ने संजीदगी से खुद ही हारिस की कसम भी उठाई। माहम को पता था कि वो सच बोल रही है। माहम, तुम्हें एक बात बताऊं? बताओ। तुम्हें मुजम्मिल बैग से मोहब्बत हो गई है? चल झूठी, माहम ने हंसते हुए कहा। फिर लम्हा भर सोचा, फिर कहने लगी। तुम कैसे कह सकती हो? आफ्टर ऑल तुमसे सीनियर हूँ, एक अदद फीनसी की मालिक हो। मंगनी तो मेरी भी हो चुकी है।
फिर तुम सीनियर कैसे हुई? इशाल के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई माहम की बात सुनकर। इशाल मुस्कुराते हुए बोली, बहुत फर्क है माय डियर माहम। मैंने मोहब्बत का खेल खेल कर हारिस को जीता है, जबकि तुम्हारे गले में चौधरी शमून का गोल्ड मेडल बगैर तुम्हारी मर्जी के ही डाल दिया गया है। रखती हूँ, ओके बाय। इशाल ने कॉल डेस्क को निकट कर दी। चौधरी शमून। माहम ने उदासी के साथ खुद कलामी की।